नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में मैं बात करूंगा हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कलाम साहब का जीवन वृत्त विस्तार से सुनाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। दुनिया भर की लगभग 45 यूनिवर्सिटीज एवं इंस्टीट्यूशंस ने कलाम साहब को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण मिला। 1997 में उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और अपने राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने पब्लिक सर्विस के नए आयाम, नए स्टैंडर्ड सेट किए। 2007 के बाद उन्होंने इस देश के भावी नागरिकों अर्थात स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और एक नए भारत के निर्माण में उन्हें लगाने का काम किया। कलाम साहब बैचलर थे और बैचलर होने के साथ साथ वेजिटेरियन भी। मात्र 8 साल की आयु में अपने परिवार की इनकम को सपोर्ट करने के लिए रामेश्वरम में अखबार बेचने जाया करते थे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ और उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई रामेश्वरम में ही की। हाई स्कूल पढ़ने के लिए रामनाथपुरम श्वार्ट्स हाई स्कूल गए। स्कूलिंग पूरी होने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी रॉकेट इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और जब कलाम साहब का मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन होना था तो उसके लिए लगभग 800 रुपयों की आवश्यकता थी। और आज ये 800 रुपए बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन 1950 के आसपास हम सोच सकते हैं कि इस राशि की कितनी वैल्यू थी। और कलाम साहब के परिवार के पास वो पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखे और उनकी फीस का इंतजाम किया। और कलाम साहब ने भी MIT में पढ़ते हुए स्कॉलरशिप प्राप्त की अपनी मेहनत से और अपनी बहन के गहने छुड़ाए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्ययन के दौरान ही कलाम साहब ने अपनी कई किताबों में लिखा कि वो एक लड़के से आदमी में परिवर्तित हुए, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। उनके एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर श्रीनिवासन। और प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम साहब को एक असाइनमेंट दिया कि एक लो लेवल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार करना है। हफ्तों की मेहनत करने के बाद उन्होंने डिजाइन तैयार किया और प्रोफेसर श्रीनिवासन को दिखाया। प्रोफेसर साहब ने डिजाइन देखा और बोले, नहीं, मजा नहीं आया, इसको दोबारा बनाओ और केवल 3 दिन में बनाओ। और अगर आप अच्छा नहीं बना पाओगे, सोमवार तक, फ्राइडे था उस दिन, सोमवार तक नहीं बना पाओगे तो आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। बहुत परेशान और खाना छोड़ के, लंच छोड़ के, डिनर स्किप करके उन्होंने 3 दिन में वो काम कंप्लीट किया। और जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने रिवाइज्ड डिजाइन देखा तो ही वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग। और कलाम साहब लिखते हैं कि मुझे इस इंसिडेंट से ये लेसन मैंने लर्न किया कि लाइफ में इम्पॉसिबल डेडलाइन कोई नहीं होती। अगर आदमी सोच ले तो वो अपने काम को बहुत कम समय में भी खत्म कर सकता है।
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब का इंटरव्यू कॉल आया एयरफोर्स पायलट के लिए। देहरादून में इंटरव्यू था और बहुत आशाएं, बहुत उम्मीदें लेकर कलाम साहब इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए थे। 8 वैकेंसीज थी पायलट्स की, 25 लोग देने के लिए आए थे इंटरव्यू, और कलाम साहब का उसमें 9वां नंबर था। कहने का अर्थ ये कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक रोजगार आदमी को अगर उसका जो सपना है वो जॉब ना मिले तो हम सोच सकते हैं कि कितनी निराशा होती है। ऋषिकेश गए, गंगा स्नान किया और स्वामी शिवानंद जी के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी के दर्शन किए और उनके बिना कुछ बताए स्वामी जी ने उनसे कहा कि यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। आपको एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। What you are destined is not known to you। आपका जन्म किस लिए हुआ है यह आपको अभी पता नहीं है, लेकिन इस फेलियर को अपना जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। एक नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ दिल्ली आए और डिफेंस मिनिस्ट्री में उनका एक और इंटरव्यू था, वहां उनका सिलेक्शन हो गया। अपने आरंभिक दिनों में कलाम साहब को एक प्रोजेक्ट मिला। अपने देश का पहला हावर क्राफ्ट था, उसको नाम दिया गया था नंदी, और नंदी पर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि ली थी और नंदी पे कलाम साहब ने लगभग 3 साल तक काम किया। चाइना की लड़ाई हुई और रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा, और उनके जाने के साथ ही वो हावर क्राफ्ट भी का प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम सोच सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पे, किसी परियोजना पे अगर आदमी 3 साल मेहनत करे और उसका अंत ये हो कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, तो कितनी निराशा और कितनी हताशा की बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्च और हार्डवर्क जारी रखा। 6 महीने के लिए उनका ट्रेनिंग हुआ नासा में, अमेरिका गए, और अमेरिका से लौटने के बाद फिर डीआरडीओ और इसरो में काम करते रहे। 1974 में जब हमारे देश ने पहले बार परमाणु परीक्षण किए तो कलाम साहब वहां उपस्थित थे। उसके बाद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे काम शुरू हुआ, और 1979 में हमने पहली बार ऐसा प्रयास किया कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को हम अपने इंडिजिनसली लॉन्च करें। और जब लॉन्च हो रही, मिशन डायरेक्टर उसके कलाम साहब ही थे, तो जब लॉन्च होने के लिए काउंटडाउन चल रहा था तो एकदम लास्ट मोमेंट्स पे कंप्यूटर ने वार्निंग दी, हॉल्ट, डू नॉट लॉन्च, ऐसा एक वार्निंग आई। कलाम साहब और उनके साथियों का ऐसा मानना था कि एवरीथिंग इज परफेक्ट और ये हम लॉन्च कर सकते हैं कंप्यूटर की वार्निंग को ओवरलुक करके, और कलाम साहब ने वही निर्णय लिया। कंप्यूटर की वार्निंग को ओवरलुक करके उन्होंने लॉन्च को गो अहेड दी। सेकेंड स्टेज पे वो लॉन्च फेल हुई और सैटेलाइट अंतरिक्ष की जगह बे ऑफ बंगाल में गिरा। पूरे देश के मीडिया में निंदा हुई, क्रिटिसिज्म हुई। जाहिर सी बात है, फेलियर था तो ऐसे टाइम ये चीजें होती हैं। उस जमाने में इसरो के चेयरमैन होते थे प्रोफेसर सतीश धवन। उन्होंने कलाम साहब से कहा कि आओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हॉस्टाइल क्वेश्चंस थे वो प्रोफेसर धवन ने लिए। पत्रकारों ने कहा अपने देश का करोड़ों रुपया बे ऑफ बंगाल में गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो
धवन साहब का उनसे सबसे यही कहना था कि आप मुझे 1 साल दीजिए, मेरी जो कैपेबल टीम है वो 1 साल के अंदर अंदर इसको सक्सेसफुली लॉन्च करके बताएगी। और 1980 में SLV का दोबारा लॉन्च किया गया और ऑफ कोर्स वो लॉन्च सफल रही। और सतीश धवन साहब की विनम्रता देखिए कि सफलता के मौके पर उन्होंने कलाम साहब से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। और ये एक ट्रू लीडर की निशानी होती है कि जब असफलता हो तो ब्लेम सारा खुद झेल ले, और जब सफलता मिले तो क्रेडिट सारा टीम को दे। इसके बाद एक बार कलाम साहब बॉम्बे में थे और उनको फोन आया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साइंटिफिक एडवाइजर का कि प्राइम मिनिस्टर मैडम आपसे मिलना चाहे। और उस फोन पे जो पीएमओ के ऑफिशियल थे उन्होंने रियलाइज किया कि कलाम साहब थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आरंट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग? तो कलाम साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, मैं उत्सुक हूं इस मीटिंग के लिए, लेकिन, और थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो उनको पीएमओ से जवाब मिला कि आपकी सफलता ही आपकी सुंदरता है, आप आइए, मैडम प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलके खुश होंगी। इंदिरा गांधी जी से मिलने गए उस मीटिंग में, और उसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री आर वेंकटरमन, इनके साथ मिलके ये तय हुआ कि पहले ये योजना ये थी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, इन मिसाइल को 1 बाय 1 इन मिसाइल्स को डेवलप किया जाए। लेकिन आर वेंकटरमन साहब ने यह सुझाव दिया कि बजाय 1 बाय 1 डेवलप करने के मिसाइल्स को वी शुड हैव एन इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम सो दैट सभी मिसाइल्स पे एक साथ काम चल सके। और फाइनली इसी रूपरेखा के साथ काम शुरू हुआ, और न केवल हमारे देश ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद आत्मनिर्भरता प्राप्त करके भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। 1998 में जब हमारे देश ने दोबारा परमाणु परीक्षण किए, तब भी कलाम साहब वहां उपस्थित थे। उस समय वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते थे, और शायद वो गिनती के लोगों में थे कलाम साहब जो पहले परमाणु परीक्षणों के समय भी उपस्थित थे 1974 में, और दूसरे परमाणु परीक्षणों के समय भी 1998 में उपस्थित थे। 2002 में उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, और जब 2007 में वो राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तो उनके पास मात्र एक सूटकेस था। राष्ट्रपति भवन से विदा लेने के बाद दुनिया और देश के अनेक स्कूलों और महाविद्यालयों में कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया और उन्हें अपने सपने विजन 2020 में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। 27 जुलाई 2015 को उनको स्पीच देना था IIM शिलोंग में। कलाम साहब और उनके निजी सहायक सृजन पाल सिंह सुबह 11:50 पे दिल्ली से उनकी फ्लाइट रवाना हुई। कलाम साहब 1A सीट पर थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट सृजन पाल सिंह 1C पे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे, और गुवाहाटी एयरपोर्ट से उनको शिलोंग तक का रास्ता सड़क के द्वारा तय करना था, रोड बाय रोड उनको जाना था। एक करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो
गुवाहाटी से शिलोंग के लिए रवाना हुए। और उस सफ़र में कलाम साहब 6-7 गाड़ियों का सफ़र था, काफिला था उनका। तो कलाम साहब ने नोटिस किया कि उनके आगे एक खुली जीप चल रही है और उसमें एक जवान बंदूक लेके, गन लेके खड़ा हुआ है। कलाम साहब ने सृजनपाल सिंह से कहा कि भाई इसको मैसेज दीजिए कि ये बैठ जाए, थक जाएगा। लेकिन वो वायरलेस पे संपर्क अगली गाड़ी से नहीं हो पाया और वो शिलोंग पहुंचते पहुंचते वो जवान खड़ा ही रहा। 2.5 घंटे का लगभग सफर था। कलाम साहब की विनम्रता देखिए कि उन्होंने शिलोंग पहुंचकर उस जवान को बुलवाया और उस जवान से माफी मांगी कि आपको मेरे कारण इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। और कलाम साहब का इतना सम्मान और इतना आदर था और इतना आदर है आज भी कि उस जवान ने कलाम साहब को जवाब दिया कि सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रह सकते हैं। भाषण देने के लिए IIM शिलोंग के ऑडिटोरियम में आप गए और सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ी सी कलाम साहब की तबीयत खराब हुई। लेकिन उस समय न तो उनकी टीम के साथियों को और न उनको खुद को ऐसा अनुमान था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया और अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बोले होंगे कि वो कोलैप्स कर गए और लगभग 1 घंटे बाद देश को ये सूचना मिली कि कलाम साहब का स्वर्गवास हो गया। और एक महान वैज्ञानिक, अच्छे इंसान और अनुकरणीय व्यक्तित्व के जीवन संघर्ष का 27 जुलाई 2015 को अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।